विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2023 में शामिल हुए। क्वाड की अध्यक्षता करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि क्वाड 2023 में काम कर रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास काफी रणनीतिक स्पष्टता और अच्छी समझ के साथ अच्छी लीडरशिप है। जयशंकर ने कहा, हम काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप पर सहमत हुए। हम इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन के साथ अधिक निकटता से सहयोग करने पर भी सहमत हुए हैं। हम सामूहिक रूप से क्षेत्र के लिए भिन्न विकल्पों की पेशकश कर रहे हैं और कई देश क्वाड के साथ काम करने में रुचि रखते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि भारत एक शक्ति है। भारत के बिना इंडो पैसिफिक का कोई पुनर्निर्धारण नहीं हो सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 दिवसीय 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि धर्म का जहाज हिलता डुलता है लेकिन डूबता नहीं। यह सम्मेलन मानवता की दिशा में एक बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास है। बता दें कि इस सम्मेलन का उद्देश्य धर्म धम्म परंपराओं से धार्मिक, राजनीतिक और विचारशील नेताओं को उभरती नई विश्व व्यवस्था के लिए एक दार्शनिक ढांचे के निर्माण पर विचार करने के लिए एक साथ लाना है। वहीं सम्मेलन में 15 देशों से 350 से ज्यादा विद्वान हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही 5 देशों के संस्कृति मंत्री इस आयोजन का हिस्सा हैं। सम्मेलन में थाईलैंड, वियतनाम समेत रूस, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए लीक से हटकर सोचना होगा और दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि आज का नया भारत नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार भी बजट की खूब वाहवाही हुई है। देश के लोगों ने इसे पॉजिटिव तरीके से लिया है। पीएम ने कहा कि जब संसाधन नहीं थे तब भी कष्ट उठाकर लोग यात्राओं पर जाते थे। 4 धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, 51 शक्तिपीठ की यात्रा, ऐसी कितनी ही यात्राएं हमारे आस्था के स्थलों को जोड़ती थी। हमारे यहाँ होने वाली यात्राओं ने देश की एकता को मजबूत करने का भी काम किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बीदर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने निजलिंगप्पा का अपमान किया। राजीव गांधी ने कद्दावर नेता वीरेंद्र पाटिल को एयरपोर्ट पर अपमानित किया। पार्टी के नेताओं का अपमान करने वाली कांग्रेस कर्नाटक का सम्मान कैसे करेगी? साथ ही अमित शाह ने कहा कि कल ही कर्नाटक से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में आए चुनाव परिणामों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। वह ऐसे हारे हैं कि दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा पेगासस को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर विदेशी धरती पर हो हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं और पेगासस उनके फोन में नहीं दिमाग में है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर पेगासस राहुल के फोन में था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई तकनीकी कमेटी के पास अपना फोन जमा क्यों नहीं कराया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पेगासस को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने उनके फोन की जासूसी होने की बात कही है। कर्नाटक के हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि होली के बाद इस मामले में सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता शरीयत कमेटी की ओर से वकील ने सीजेआई की बेंच को बताया कि 9 मार्च से परीक्षा शुरू होनी है। इसे लेकर छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की इजाजत मांगी गई है। दरअसल अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने बटा हुआ फैसला सुनाया था। दोनों जजों की राय अलग होने के बाद मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया था। तब से 3 जजों की बेंच का गठन नहीं किया गया है। संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने सूचना संरक्षण कानून के संशोधित मसौदे को मंजूरी दे दी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में वार्षिक NTLF कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा 2021 में इस विधेयक में कुछ बदलाव की सिफारिश के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था और नया विधेयक पेश करने का वादा भी किया था। संशोधित विधेयक के मसौदे को सरकार पिछले वर्ष लाई थी। बता दें कि अब इस विधेयक के अनुसार कोई भी निजी या सरकारी संस्था किसी व्यक्ति के डाटा का उसकी अनुमति के बिना प्रयोग नहीं कर सकता।
पाकिस्तान में महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि वह महंगाई का 58 वर्षों का रिकॉर्ड टूट चुका है। इससे इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि अब पाकिस्तान में कुछ भी सस्ता नहीं रह गया है। परिवहन, भोजन और गैर मादक पेय और तंबाकू, मनोरंजन और संस्कृति की लागत में लगभग 50% की वृद्धि हो गई है। वहीं बाकी श्रेणी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा कि फरवरी में सालाना आधार पर मासिक मुद्रास्फीति बढ़कर 31.6% हो गई। वहीं जून से जनवरी तक 8 महीनों के लिए मुद्रास्फीति 20% से ऊपर रही। इसके बाद पिछले महीने यह 30% से अधिक हो गई। वहीं पिछले वर्ष फरवरी में मुद्रास्फीति 12.2% थी। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एनपीपी को अपना समर्थन दे दिया है। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। कोनराड के संगमा ने कहा कि भाजपा ने हमें अपना औपचारिक समर्थन दिया है और अन्य राजनीतिक दल भी हमारे साथ हैं। हमारे पास सरकार बनाने के लिए संख्या है। बता दें कि एनपीपी को 59 में से 26 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस और टीएमसी को 5-5 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 11 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है। एनआईए की एक विशेष अदालत ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऐसे 13 आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, जो वर्तमान में सीमा पार से गतिविधियां चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी दी। किश्तवाड़ के पुलिस अधीक्षक खलील पोसवाल ने बताया कि 1990 के दशक में आतंकवाद पनपने के बाद से तमाम आतंकी मारे गए हैं, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 36 सदस्यों का एक समूह, जिसके सभी सदस्य किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में छिपे हैं और अशांति फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं और एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा व सुकमा जिले की कई घटनाओं में शामिल रहे 10 लाख का इनामी नक्सली दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान मुचाकी हिडमा और कुंजाम कोसी के रूप में हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सलियों के कब्जे से एक पिट्ठू बैग, एक टिफिन बम, 6 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर सहित अन्य सामान बरामद किया है। दोनों ही नक्सली सुकमा और दंतेवाड़ा में हुई बड़ी घटनाओं, हत्या, आईईडी ब्लास्ट, हथियार लूटने, जवानों पर फायरिंग, आगजनी जैसे मामलों में शामिल रहे। आरोपी 2018 में नीलावाया में हुए हमले में शामिल थे। इस हमले में दूरदर्शन के कैमरामैन की भी मौत हो गई थी। दरअसल दूरदर्शन का कैमरामैन दिल्ली से चुनावी रिपोर्टिंग करने के लिए आया था। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वालों पर चौतरफा कार्रवाई जारी है। लगातार 2 दिनों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए शीर्ष आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं आज बारामूला में एनआईए ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बासित रेशी की संपत्ति कुर्क की है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने बासित को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया है। एनआईए के अनुसार रेशी ने 18 अगस्त 2015 को तुजा शेरिफ में एक पुलिस गार्ड पोस्ट पर हमले की साजिश कर उसे अंजाम दिया। इसमें एक पुलिसकर्मी शहीद और एक नागरिक की मौत हो गई थी। वहीं एनआईए के अनुसार रेशी इस वक्त पाकिस्तान में रह रहा है। भारतीय सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन फरवरी 2023 में पिछले 12 वर्षों के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सेवा क्षेत्र को सहारा देश में मजबूत मांग और नए व्यापार में बढ़ोतरी होने से हुई है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज की दी गई जानकारी के अनुसार PMI बढ़कर 59.4 पर आ गया है, जो कि जनवरी के महीने पर 57.2 पर था। सेवा क्षेत्र का फरवरी में PMI 59.4 रहा है, जो पिछले 12 वर्षों का सबसे अधिक स्तर है। बता दें कि यह लगातार 19वां महीना है जब PMI 50 से अधिक रहा है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से देश भर की इंफ्रा परियोजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। मात्र 4 महीने में ही 5 लाख करोड़ मूल्य की 66 परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति NMP से मंजूरी दी जा चुकी है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि मात्र 4 महीने में ही इन परियोजनाओं की कुल लागत 5 लाख करोड़ रुपए होगी और 66 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के मूल्यांकन का काम पूरा हो गया है और इन्हें राज्य व केंद्र की मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही कहा कि गति शक्ति NMP पोर्टल पर सागरमाला से जुड़ी 191 परियोजनाओं का भी मूल्यांकन चल रहा है। इनमें 100 परियोजनाएं सड़क की हैं, तो वहीं 91 परियोजनाएं रेलवे से जुड़ी है।
बता दें कि पिछले वर्ष अक्टूबर में पीएम गति शक्ति NMP को लॉन्च किया गया था। भारत 10 मार्च से हॉकी प्रो लीग में उतरेगा। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम के नए कोच के नाम की घोषणा कर दी गई है। कोच के तौर पर क्रेग फुलटन के नाम पर मोहर लगी है। 48 वर्षीय कोच के सामने टीम इंडिया को एकजुट करने की चुनौती होगी। वे ग्राहम रीड के इस्तीफे के बाद भारत के कोच बनाए गए हैं। क्रेग फुलटन के पास कोचिंग में 25 सालों का अनुभव है। वह औपचारिकताएं पूरी कर जल्द से जल्द टीम से जुड़ेंगे। उनका नाम चर्चा में 2014 से 18 के बीच में आया था। तब वह आयरलैंड की टीम के कोच थे। उनकी कोचिंग में आयरिश पुरुष टीम ने 2016 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया था। देश में मजबूत मांग से फरवरी में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में बम्पर वृद्धि देखी गई है। इसके यात्री वाहनों की बिक्री में भी साल दर साल 7% की अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। ऑटो निर्माता ने फरवरी 2023 में 43,140 वाहन बेचे, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में कंपनी ने 40,181 वाहनों की बिक्री हुई थी। हालांकि बिक्री संख्या में सबसे अधिक वृद्धि इसके ईवी वाहनों द्वारा देखी गई है, जो फरवरी 2022 में 2,934 वाहनों से 81% बढ़कर इस वर्ष फरवरी में 5,318 वाहन हो गई। यह एक स्पष्ट संकेत है कि अधिक संख्या में लोग पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से ईवी की ओर रुख कर रहे हैं। फरवरी 2022 में 200 वाहनों से फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिक्री संख्या भी 39% से बढ़कर 278 वाहन हो गई। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी शैक्षणिक साझेदारी अब और मजबूत होगी, जिसमें दोनों देश अब न सिर्फ जॉइंट डिग्री कोर्स संचालित करेंगे, बल्कि एक दूसरे के कोर्स और डिग्रियों को भी मान्यता देंगे। दोनों देशों के शिक्षा मंत्रियों की मौजूदगी में इसे लेकर अहम करार हुआ है। इसके साथ ही दोनों देशों के छात्रों का एक दूसरे के संस्थानों में आवाजाही का रास्ता भी खुल गया है। अभी हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भारत आने वाले छात्रों की संख्या काफी कम है। इसका बड़ा लाभ दोनों ही देशों के युवाओं को नौकरियों में भी मिलेगा।